हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। ठीक है, तो पुराने लेक्चर की अगर बात की जाए, यानी कि प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने बताया था कि भाई डीसी मशीन जो थी वो सेल्फ स्टार्टिंग थी, डीसी मोटर जितनी भी थी। ठीक है, लेकिन उनके साथ एक खास बात थी कि उनके साथ जो समस्या थी कि जब हम लोग डीसी मोटर को ऑन कर रहे थे बिना स्टार्टर के, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा था। ठीक, स्टार्टिंग करंट बहुत हाई था और वो स्टार्टिंग करंट क्या कर रहा था, पूरी वाइंडिंग को डैमेज कर दे रहा था। तो उसका कुछ सॉल्यूशन दिया गया। उस सॉल्यूशन को हमने क्या करा, उसके अंदर हमने बताया कि हमें एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, जो आपका रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस, ठीक, अगर हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे, एट स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में, एट स्टार्टिंग, ड्यूरिंग स्टार्टिंग अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें तो ये क्या करेगा, ये आपके आई स्टार्टिंग करंट को तो रिड्यूस कर देगा। ठीक, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी इस सॉल्यूशन में भी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था इसको हम लोग लगातार लगाए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने इसे लगा के छोड़ दिया तो इन डेट केस तुम्हारा क्या होगा, जब तुम्हें ज़रूरत होगी करंट की, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में करंट जो है हमारे लिए एज अ विलेन काम करेगा, पर जब तुम लोड अप्लाई करोगे किसी मोटर पे तो लोड जो होता है उसके लिए आपको टॉर्क बनाना पड़ेगा और टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो ऐसे केस में ये जो करंट है, जो विलेन था, वो क्या बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। तो आपको केवल करंट को कब, एट स्टार्टिंग के, केवल स्टार्टिंग के टाइम पर ही लिमिट करना है। लेकिन जब ये करंट फ्लो करने लग जाएगा, नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, तो उस केस में, यानी कि जब स्पीड गेन कर लेती है मोटर, तो इन डेट केस आपको करंट की वैल्यू राइज अप करनी है, यानी कि जितनी रेटेड होती है उससे कम या रेटेड के बराबर आपको करंट की वैल्यू ले जानी है। ठीक, लेकिन अगर तुम रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगे रहने दोगे तो वो कभी भी इस करंट को रेटेड वैल्यू तक नहीं जाने दे देगा। ठीक, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला स्टार्टर्स, यहाँ से हमने बनाए स्टार्टर्स। ठीक है, तो नाउ स्टार्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक की, कि स्टार्टर काम कैसे करते हैं और उनका बेसिक क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, ये टाइमलाइन है और इस पूरी टाइमलाइन के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो इनिशियल है, वो आपका है स्टार्टिंग, यानी कि अगर इनिशियल की बात की जाए ये वाला पॉइंट, तो ये है तुम्हारा जब n इक्वल टू 0 है, यानी कि जब तुमने मोटर को जस्ट स्टार्ट करा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा है रेटेड पॉइंट, रेटेड, अब तुम्हारी रेटेड स्पीड या रेटेड करंट पहुंच गया। ठीक है, रेटेड पॉइंट है, तो जब तुम स्टार्ट करोगे तो उस समय स्पीड जीरो होगी, स्पीड जीरो है तो बैक ईएमएफ जो होगा वो भी जीरो होगा। ठीक, तो ऐसे केस में जो करंट की वैल्यू होती है आई ए, वो इक्वल टू होगी वी टी अपॉन में आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ये आर एक्सटर्नल कहाँ से आया, ये है तुम्हारे स्टार्टर का रेजिस्टेंस। ये कहाँ से आया, ये स्टार्टर्स का रेजिस्टेंस है, स्टार्टर का। ठीक है, तो स्टार्टर क्या करते हैं, जब स्टार्टर, अगर बेसिक काम जाना जाए तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब स्पीड जीरो है, बैक ईएमएफ जीरो है, ऐसे केस में करंट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ऐसे केस में हम लोग स्टार्टर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रेजिस्टेंस जो होता है, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, उसे राइज अप कर देते हैं। तो ऐसे केस में, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में करंट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट हो जाती है। ठीक, तो हेयर यहाँ पे अगर बात की जाए तो आईए जो है, आईए वो कहाँ रहेगा, विद इन द रेंज रहेगा, विद इन द रेंज, विद इन रेंज में रहेगा। किसकी वजह से, इसका कौन ध्यान रखेगा कि तुम्हारी जो करंट है, आर्मेचर करंट, वो पार ना कर जाए खतरनाक जो कह सकते हैं, जैसे परमिसिबल लिमिट कह सकते हो या फिर अपर लेवल कह सकते हो करंट को, जिससे मोटर डैमेज हो जाती है। तो इसका ध्यान कौन रखता है, इसका ध्यान पूरा का पूरा रखता है आर एक्सटर्नल। ठीक, ये वो रेजिस्टेंस है जो कहाँ से आ रहा है, स्टार्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मोटर ऑन होना शुरू हुई, तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड की अगर बात कर लें तो स्पीड जो होगी एन, वो क्या होगी, राइज अप होना शुरू होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ना शुरू होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा, अब देखते हैं करंट की क्या स्थिति है। तो आईए की जो वैल्यू होगी इस कंडीशन में, आईए वो इक्वल टू हो जाएगा वीटी। अब देखो इस केस में वीटी ईबी जो था, माइनस का ईबी, ये कितना था, ये जीरो था, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा था, ये जीरो था स्टार्टिंग में। तो अब लेकिन अब क्या होगा, अब बैक ईएमएफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, तो वीटी माइनस का ईबी आ जाएगा पिक्चर में, डिवाइड बाई आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें, अगर आप जो स्टार्टर क्या करते हैं, स्टार्टर की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग के केस में जब मोटर आपने स्टार्ट करी है तब पूरा का पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि जो स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है वो अप्लाई होगा और वो करंट को लिमिट करेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपकी मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है और ईबी बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे स्टार्टर क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल को डाउन करना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आर एक्सटर्नल डाउन होना शुरू होगा, ईबी अप होना शुरू होगा। तो देखो एक फैक्टर जो बढ़ रहा है ये क्या करेगा, करंट को रिड्यूस करेगा, ये वाला फैक्टर डाउन हो रहा है तो ये करंट को राइज अप करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी करंट आइए जो है वो विद इन द रेंज रहेगा, विद इन रेंज में रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, किन वजहों से रहेगा, तो अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह दो रीजन है। पहला आर एक्सटर्नल प्लस ईबी। ठीक है, तो देखो आर एक्सटर्नल क्या कर रहा है, अपना रोल जो है, जो उसका रोल था आर एक्सटर्नल का,
वो अपना रोल किसे ट्रांसफर कर रहा है, ईबी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि ईबी राइज अप होता जा रहा है और आर एक्सटर्नल डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो देखो जब तुमने मोटर को स्टार्ट की थी तो करंट को परमिसिबल लिमिट में रहना, यानी कि करंट तुम्हारी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मोटर जल जाए, इस पूरी की जिम्मेदारी जो थी वो आर एक्सटर्नल यानी कि स्टार्टर के रेजिस्टेंस से अपने कंधों पे ले ली थी। ठीक, जैसे कि यहाँ बता रखा है आई ए विद इन द रेंज ड्यू टू आर एक्सटर्नल। ठीक है, ये अब क्या हो रहा है, जैसे ही तुमने स्पीड बढ़ाना शुरू करी, ऐसे केस में आई ए क्या होगा, वो भी राइज अप करना शुरू, सॉरी ईबी राइज अप करना शुरू करेगा। तो अब फिर से आई ए जो है वो विद इन द रेंज रहे, यानी कि जो यूजफुल रेंज है उसमें रहे। तो इसके लिए क्या होगा, आर एक्सटर्नल जो स्टार्टर्स होंगे वो अपने रेजिस्टेंस को कम करना शुरू कर देंगे और बैक में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों के दोनों क्या एक तरीके के काउंटर, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो देखो आर एक्सटर्नल डाउन होगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन ईबी भी बढ़ रहा है तो करंट डाउन होगा। तो इसीलिए आर अभी भी आर्मेचर करंट क्या रहेगा, विद इन द परमिसिबल लिमिट रहेगा। अब इस केस में परमिसिबल लिमिट में क्यों रहेगा, क्योंकि दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल भी और बैक ईएमएफ भी। नाउ इंपॉर्टेंट केस आ जाता है रेटेड पे, जब हम पहुंचते हैं तो ऐसे केस में एन रेटेड हो गई। ठीक है, एन रेटेड पे जब तुम पहुंच जाओगे, अब इस केस में क्या होगा, जो ईबी है बैक ई में वो कितना हो जाएगा, वो अच्छा खासा हो जाएगा, या कह सकते हैं ई रेटेड के बराबर हो जाएगा, जितना होना चाहिए बैक ईएमएफ का जो रेटेड होती है, जो रेटिंग कंडीशन होती है बैक ईएमएफ की जो भी होगी उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सफिशिएंटली हाई हो जाएगा जितना होना था उसे। ठीक, और ऐसे केस में अब आई ए की जो वैल्यू होगी, आई ए वो इक्वल टू वी टी माइनस का ई बी डिवाइड बाई आर ए। देखो यहाँ पे आर एक्सटर्नल इक्वल टू 0, यानी कि अब क्या हुआ, स्टार्टर ने अपना रेजिस्टेंस हटा लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी कि जब एक बार मोटर रेटेड कंडीशन में पहुंच जाएगी, उसका जो बैक ईएमएफ है वो रेटेड कंडीशन में डेवलप हो जाएगा जितना होना चाहिए। तो ऐसे केस में करंट की वैल्यू जो है आइए वो रेटेड पहुंचाने के लिए, ये कौन सी करंट है, ये है तुम्हारी रेटेड करंट, रेटेड करंट। तो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसका काम खत्म हो गया है और वो 0 हो जाएगा, यानी कि अब उसका स्टार्टर का रोल खत्म हो चुका पिक्चर से। अब स्टार्टर कोई काम नहीं करेगा, आर एक्सटर्नल 0 कर दिया है। तो ऐसे केस में करंट तुम्हारी रेटेड पे आ जाएगी। ठीक है, और पूरा का पूरा रोल जो है वो ईबी के पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर बात की जाए पहले फेज में, यानी कि एट स्टार्टिंग, एक पहला फेज है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आर एक्सटर्नल जो होगा वो डोमिनेट करेगा, आर एक्सटर्नल डोमिनेट करेगा। ठीक है, जब सेकंड फेज की बात कर लें, यानी कि वाइल रनिंग, जब मोटर तुम्हारी रन कर रही होगी वाइल रनिंग, तो ऐसे केस में क्या होगा, आर एक्सटर्नल प्लस ईवी जो होंगे ये मिलके काम करेंगे करंट को लिमिट करने के लिए, और ऐसे केस में आर एक्सटर्नल तुम्हारा डाउन हो रहा होगा धीरे धीरे और ईवी बढ़ रहा होगा। ठीक, नाउ लास्ट केस यानी कि थर्ड केस में जब तुम लोग कहां पे आ जाओगे, रेटेड कंडीशन में जब ऑपरेट करोगे, ऐसे केस में आर एक्सटर्नल जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ईवी इक्वल टू 0 था और क्या होगा, ईवी जो होगा वो डोमिनेट करेगा, ईवी डोमिनेट करेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है, ईवी डोमिनेट करेगा, समझ में आया? तो ऐसे केस में तुम्हारा जो करंट है जो लेवल में रहे, यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो रेटेड के आसपास रहे, बियॉन्ड ना जाए परमिसिबल लिमिट के, ये कौन ध्यान रखेगा, ये ईबी ध्यान रखेगा, इस केस में आर एक्सटर्नल ध्यान रखेगा और इस केस में दोनों ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? तो ये पूरा ऑपरेशन है जो चाहे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर जो होंगे डीसी मशीन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे स्टार्टर यही काम करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पहला बताऊंगा, यानी कि 2 पॉइंट स्टार्टर बताऊंगा, देन इसके बाद हम लोग 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ मैंने वर्किंग बता दी कि स्टार्टर कैसे काम करता है। ठीक, ओके, यहां तक की बात क्लियर हो गई। नाउ अब अगर बात कर लेते हैं स्टार्टर को कैटेगरी में, तो स्टार्टर जो थे, स्टार्टर्स वो 3 कैटेगरी में बांटे गए। एक था 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, इसकी जो कमी थी ये और ये, इसकी जो कमी थी वो 3 पॉइंट स्टार्टर ने कमी पूरी की और इसकी जो कमी थी वो 4 पॉइंट स्टार्टर ने पूरी करी। खास बात क्या है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर यूज होते हैं डीसी शंट, ठीक, और कंपाउंड मोटर्स में। कंपाउंड, ध्यान समझना, कंपाउंड मोटर और डीसी शंट में यूज होते हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है डीसी सीरीज में। ठीक, इसमें गड़बड़ मत करना, डीसी सीरीज में हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर यूज करेंगे एंड डीसी शंट में और कंपाउंड में क्या करेंगे, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये लेक्चर में हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर पूरी तरीके डिटेल में देखेंगे, यानी कि ये पूरा का लेक्चर हमारा फोकस है 2 पॉइंट स्टार्टर पे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए 2 पॉइंट स्टार्टर की, तो कुछ इस तरीके से वो दिखता है आपको। ठीक है, इसकी वर्किंग मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझना। ओके, तो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखो 2 पॉइंट का क्या मतलब है, सबसे पहले 2 पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट का मतलब होता है, क्योंकि मैं इस डायग्राम को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझाने में ईजी हो जाएगा। ओके, तो 2 पॉइंट स्टार्टर की अगर बात कर लें, तो 2 पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखिए 2 पॉइंट का सिंपल सा मतलब है, एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि एल यूज करोगे तुम, एल का एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक हो गया फील्ड का पॉइंट। ठीक, एल का मतलब हो गया लाइन,
यहाँ पे L बता रहा है लाइन, ठीक है, और F बता रहा है फील्ड, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो एक ही सीरीज फील्ड होगी इसमें, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब तुम स्टार्ट करने जाओगे तो सबसे पहले यहाँ तुम्हारी डीसी सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, ठीक है, और ये तुम्हारी मोटर है, मोटर तुम्हारी, ये पूरा जो सेगमेंट है ये बता रहा है तुम्हारी मोटर को, ठीक, ओके। इनके बीच में लगा है ये स्टार्टर, ये तुम्हारा है पूरा स्टार्टर, यानी कि अगर हम सेटअप की बात करें तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो सेटअप है वो कैसा है, जरा उसको देख लेते हैं। सेटअप की अगर बात करते हैं, सेटअप, ठीक है, सेटअप, तो वो क्या है, यहाँ तुम्हारी है डीसी सप्लाई है, ठीक, और इसके बीच में लगा है यहाँ पे स्टार्टर, स्टार्टर, और यहाँ तुम्हारी है डीसी मोटर, डीसी मोटर, ठीक है। सब में इसी तरीके का कुछ अरेंजमेंट दिखेगा आपको। 2 पॉइंट की अभी बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब होगा क्या, देखो वर्किंग समझ लो पहले, वर्किंग अगर बात करें, पहले मैं आपको एक जनरल वर्किंग बता देता हूँ, देन इसके बाद हम लोग उस डायग्राम से सीखेंगे। जनरली क्या होगा, यहाँ से भाई आपका करंट एंटर करेगा, स्टार्टर का काम क्या होगा, यानी कि एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ये क्या करेगा, एट स्टार्टिंग ये क्या करेगा, आर एक्सटर्नल अप्लाई करेगा, और हाई यानी कि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस तुम्हें अप्लाई करेगा इस करंट पे, जिससे क्या होगा, ये जो आई स्टार्टिंग करंट आ रही है ये डाउन होगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जैसे कि मोटर तुम्हारी राउंड अप होना शुरू होगी, स्टार्ट होना शुरू होगी, तो ये क्या करेगा, आर एक्सटर्नल ये क्या करेगा, अपने आप को डाउन करेगा, और जब तुम्हारी मोटर घूमते घूमते एन रेटेड पे पहुंच जाएगी, ऐसे केस में आर एक्सटर्नल क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यही चीज़ है, देखो हम यहाँ शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अगर सबसे पहले बात की जाए स्टार्टिंग केस की, तो यहाँ से करंट जो है एंटर करना शुरू करेगा जब तुम लाइन इनको कनेक्ट करोगे इस तरीके से सॉकेट को, ठीक। तो यहाँ से करंट आएगा, और ये करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होते होते ये जाएगा तुम्हारे सर्किट में, ठीक। अब देखो खास बात क्या है, जब आप स्टार्ट करते हो यानी कि ऑफ से ऑन पोजीशन पे इसे कनेक्ट करोगे, देखो तो स्टार्टिंग में इतना सारा रेजिस्टेंस तुम्हारा पिक्चर में आएगा, देख रहे हो ये क्या लगा हुआ है, ये जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग इतने सारा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रेजिस्टेंस है वो पिक्चर में आ जाएगा, ठीक। ये हो गया आर एक्सटर्नल, और ये पूरा पूरा जो रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा ये तुम्हारा करंट को क्या करेगा, आई स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर देगा, और ऐसे केस में ये करंट देन यहाँ से पास होगी, ये है होल्डिंग ऑन मैग्नेट, अभी बताऊंगा इसका काम, और ये करंट जो है ये पास होते होते इस फील्ड वाइंडिंग में पहुंचेगी, देन मोटर को स्टार्ट करेगी और फिर यहाँ से रिटर्न कर जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये हो गई इसकी स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं इस केस में इतना सारा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस अप्लाई होता है, क्योंकि इतना हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, विद इन द लिमिट रहती है। अब होगा क्या, जैसे जैसे मोटर चलने लग जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम इस ये जो प्लंगर दे रखा है तुम्हें, इस प्लंगर को आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर पहले प्लंगर जो है इनिशियल केस में तुम्हारा प्लंगर यहाँ पे है ये पूरा, देन थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मोटर चालू हो जाएगी देन हम लोग इस प्लंगर को आगे मूव करेंगे, इस प्लंगर को देन हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, ठीक। तो हम लोग इस प्लंगर को क्या करेंगे, इस तरीके से आगे मूव करेंगे, ठीक, यहाँ पे ले आएंगे, देन हम इसको जब मूव करेंगे और यहाँ पे मान लें फॉर एग्जांपल दिस वन ले आते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ऐसे केस में खास बात क्या है, अब देखो जो करंट पहले इससे पास हो रहा था, इस यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस, अब क्या होगा, अब वो करंट जो होगा यहाँ से पास होगा, ठीक। तो अब देखो अब केवल इतना रेजिस्टेंस ही पिक्चर में आएगा यहाँ से यहाँ तक का, और बचा हुआ यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, बेकार हो गया, अब यहाँ से करंट पास नहीं होगी, तो आर एक्सटर्नल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे यही हमें करना था, हमें जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या करना है, रेजिस्टेंस को पिक्चर से हटाते जाना है। तो अब क्या होगा, जब प्लंगर पहले यहाँ पे था तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में थे, अब जब तुम प्लंगर को इस पॉइंट से टच करा दोगे, इन दैट केस अब जो करंट पास होगा वो यहाँ से पास होगा इस तरीके से, एंड इन दैट केस क्या होगा, जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और मोटर की करंट जो होगी वो फ्लो करती रहेगी, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर से करंट पास हो रहा है, मोटर की स्पीड बढ़ती जा रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मोटर की स्पीड एन जैसे जैसे राइज अप हो रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लंगर को यहाँ से इधर की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक। और स्पीड बढ़ गई, हमने क्या करा, प्लंगर को यहाँ पे ले आए। अब देखो जब प्लंगर को तुम इस पॉइंट पे ले आओगे, अब जो करंट जो तुम्हारा पास होगा वो कैसे पास होगा, वो कुछ इस तरीके से पास होगा, ये ठीक है। तो अब देखो जब तुम प्लंगर को यहाँ ले आओगे और करंट इस तरीके से पास होगा, अब केवल अगर बात की जाए इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो देखो इतना सा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो पिक्चर में काम करेगा, केवल इतना सा। बाकी क्या हुआ, ये वाला ये जो पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था ये क्या होगा, ये बेकार हो जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं, समझ में आ गया। तो अब केवल इतना सा रेजिस्टेंस तुम्हारा काम करेगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब स्पीड जैसे जैसे बढ़ती गई, स्पीड और बढ़ती गई, तो तुमने अब की क्या करा, अब की इन दैट केस अगर स्पीड और बढ़ा दोगे तो अब तुमने प्लंगर को फाइनली यहाँ पे ऑन पोजीशन पे टच करा दिया। जब तुम प्लंगर को ऑन पोजीशन पे ले आओगे तो अब क्या होगा, यानी कि जो करंट जो पहले रेजिस्टेंस से पास होती जा रही थी
अब वो करंट पूरी की पूरी, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक, यानी कि जो करंट यहाँ से जा रही थी अब ये सारी सारी करंट जो है वो इधर से जाके इधर से निकल जाएगी, यानी कि अब आर एक्सटर्नल इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे जब तुम ऑन पोजीशन पे ले आओगे तो सारा का सारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था ये क्या होगा, पिक्चर से बाहर हो गया, ठीक। तो अब जितनी करंट होगी वो डायरेक्टली यहाँ से होके इस तरीके से चली जाएगी, यानी कि अब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब तुम्हारी एन रेटेड पे पहुंच चुकी होगी, एन रेटेड, ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही तुम्हारी जो स्पीड है मोटर की वो रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगी, एट दैट केस उस समय पे क्या होगा, ये जो प्लंगर है ये तुम्हारा बस इस पे टच करेगा और कोई भी रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक, बात समझ में आ गई। नाउ अब बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग का क्या रोल है। स्प्रिंग से पहले हम लोग बात करते हैं कि इस होल्ड ऑन मैग्नेट का क्या काम है, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे पास दोबारा आ गया है, ये साफ कर दिया मैंने डायग्राम को, ठीक। अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे दो तीन चीजें जो रह गई थी, ठीक। अब सबसे पहले प्लंगर कहाँ पे, तो प्लंगर भैया आपका इससे टच हो चुका है, यहाँ पे आ गया ये मूव करके, ठीक, इस तरीके से अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब ये इस केस में आ जाएगा तो अब करंट क्या हो रहा है, करंट तुम्हारा यहाँ से फ्लो होते होते डायरेक्टली यहाँ से आपका पास हो रहा है, ठीक, यानी कि अब कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो पिक्चर में नहीं है, ये पिक्चर से बाहर हो चुके हैं जब मोटर किस पे चल रही है, एट एन रेटेड पे जब चल रही है, क्लियर हो गया। तो अब मोटर तुम्हारी रेटेड पे चल रही है, जो तुम्हारी जरूरत है वो पूरी हो गई है। इस होल्ड ऑन काम क्या है, तो देखो ये जो काम है, ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह वर्क करेगी। जब इसके अंदर से करंट पास होगा, ठीक, ये जो करंट जब इसके अंदर से पास होगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और ये क्या करेगी, ये देखो ये जो स्पेशल पोर्शन है, यानी कि जैसे हमने लिखा है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का काम क्या होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये प्लंगर जब यहाँ पहुंचेगा तो ये जो मैग्नेट है ये इसको चिपका लेगी ऐसे, ये देखो ये सॉफ्ट पोर्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेट क्या करेगी, इसको अपने साथ लॉक कर लेगी। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये इस मैग्नेट पे जाके स्टिक हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक। ये इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लगी स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या करेगी, इसे अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगी। जबकि ये जो तुम्हारा प्लंगर है, हम क्या चाहते हैं, जब मोटर ऑन हो गई तो ये अपनी जगह पे ऑन पोजीशन पे ही बना रहे। तो इसको ऑन पोजीशन पे बनाए रखने के लिए आपको हर बार ये मैग्नेट से इसे चिपकाना जरूरी है। अगर ये चिपकेगा नहीं तो ये वापस से हो सकता है मोटर चल रही है और ये वापस से सिरक के यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो मैग्नेट है, यानी कि ये जो प्लंगर है ये इसके साथ चिपका रहे, ठीक। तो इन सब चीजों के लिए, यानी कि जो मैग्नेट तुम्हारी जो प्लंगर चिपका हुआ है, इन सब चीजों के लिए हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बता दिया होल्ड ऑन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है होल्ड ऑन में इलेक्ट्रोमैग्नेट। होल्ड ऑन का मतलब जब ऑपरेशन चल रहा होगा एट दैट टाइम, यानी कि जिस टाइम कोई रेटेड स्पीड पे तुम्हारी मोटर चल रही है, ऐसे में ये प्लंगर जो ऑन पोजीशन पे था ये वापस से ऑफ पोजीशन में ना पहुंच जाए ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक। तो इसीलिए होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इसे अपने पॉइंट पे रोक के रखेगा, होल्ड ऑन यानी कि होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अभी स्प्रिंग का रोल एक और बताऊंगा आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल है, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ मैंने ये सारा टॉपिक बता दिया है। नाउ आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि मोटर को, यहाँ तक हमने मोटर को देख लिया, मोटर कैसे ऑन हो रही है, किस तरीके से ऑफ हो रही है, सॉरी किस तरीके से ऑन हो रही है ये समझ लिया है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन होने के बाद मोटर को ऑफ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ऑफ करने पे, या फिर एक और इसका कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अगर इन केस तुमने क्या करा, अगर इन केस फॉर एग्जांपल वोल्टेज जो है वो एकदम से डाउन हो गया या लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई या तुम्हें मोटर को ऑफ करना है, तो मोटर का ऑफ करने का प्रिंसिपल समझो। जब तुम्हें मोटर को ऑफ करना होगा, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये प्लंगर को पकड़ के ऑफ पे नहीं लाओगे, बहुत ध्यान से समझना, प्लंगर को पकड़ के ऑफ पोजीशन पे नहीं लाएंगे आप, समझ में आ रही बात ये। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी, यानी कि जो डीसी सप्लाई है, सबसे पहला स्टेप होगा इस डीसी सप्लाई को ऑफ करना, ठीक। जब आप डीसी सप्लाई को ऑफ कर लोगे, इन दैट केस आप क्या करोगे, प्लंगर को टच नहीं करना है पूरे समय में। स्टार्ट जब आप मोटर को करोगे तो आप प्लंगर का हैंडल पकड़ के ऑफ से ऑन की तरफ ले जाओगे, लेकिन जब तुम्हें मोटर को बंद करना होगा तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप डीसी सप्लाई को ऑफ करें। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। पहला स्टेप है आपका डीसी सप्लाई को ऑफ करें। जब आप डीसी को ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्लंगर जो होगा वो अपनी जगह मूव कर जाएगा। ऐसा कैसे होगा उसको देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। इसके लिए अगेन मुझे एक फ्रेश फिगर ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। ऑफ, अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, ऑफ वर्किंग, यानी कि प्लंगर ये तुम्हारे स्टार्टर मोटर को ऑफ कैसे करना है इसको समझो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डीसी सप्लाई को, जो भी तुम्हारी डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई, इसको क्या करोगे, इसको तुम करोगे ऑफ, ठीक है। इसको आप सबसे पहले ऑफ करेंगे। जैसे तुम इस डीसी सप्लाई को ऑफ करोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके स्टेप को समझते हैं।
नाउ अब क्या होगा, ये जो करंट यहाँ से जा रही थी ये पूरी, ये प्लंगर जो तुम्हारा था, प्लंगर कहाँ पे था उसको बना लेते हैं। प्लंगर आपका इस ऑन पोजीशन पे था, ठीक है, और करंट की जो सप्लाई थी वो इस तरीके से फ्लो के जा रही थी स्प्रिंग में से, ठीक। जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होगी, सप्लाई कट ऑफ होते ही क्या होगा, अब ये जो करंट इसमें से जाके इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रही थी, यानी कि ये जो कॉइल हमने ली है होल्ड ऑन मैग्नेट, इसके अंदर से जो करंट जाके जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रही थी, जब आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस होने लगेगी, और आई की वैल्यू रिड्यूस होने लगेगी क्योंकि सीधी सी बात है डीसी सप्लाई चली गई, एकदम से लाइट चली गई, ठीक। तो आई क्या होगी, करंट की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होगी। जब ये धीरे धीरे रिड्यूस होगी तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी इसका काम क्या था, इसका काम था इस प्लंगर को अपने पास चिपकाए रखना इस सॉफ्ट आयरन के थ्रू। तो ऐसे केस में जब इसकी मैग्नेटिक लूज होगी तो ये स्प्रिंग जो होगी ये क्या होगी, डोमिनेट कर जाएगी। स्प्रिंग अपोजिट काम कर रही है। स्प्रिंग का काम क्या है, स्प्रिंग का काम है प्लंगर को ऑफ पोजीशन पे रखना, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है प्लंगर को ऑन पोजीशन पे। ये क्या है, ये कंट्रोल आर्म कह लो या प्लंगर कह लो, जिसे मैं प्लंगर कह रहा हूँ ना, ये कंट्रोल आर्म है, उसी की बात कर रहा हूँ, इसको प्लंगर भी कहते हैं, ठीक। तो कंट्रोल आर्म को ऑन पोजीशन पे रखने का किसका काम है, होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और ऑफ पोजीशन पे रखने का काम है स्प्रिंग का, ठीक। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे काम कर रही थी, ये कर रही थी आई ए पे, यानी कि जो आर्मेचर करंट इसमें एंटर कर रहा था। जैसी डीसी सप्लाई चली गई तो आई ए की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यानी कि होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो काम करना बंद करने लगेगी। जैसे ये हल्की पड़ेगी स्प्रिंग डोमिनेट कर जाएगी, और स्प्रिंग डोमिनेट करेगी तो प्लंगर क्या होगा, प्लंगर शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखो आई ए की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और प्लंगर कहाँ गया, प्लंगर पीछे शिफ्ट होने लगा धीरे 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 इस तरीके से, ठीक। प्लंगर इस तरीके से पीछे मूव करने लगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग डोमिनेट हो गई है। अब इसमें क्या होगा, जब प्लंगर पीछे मूव कर जाएगा तो देखो अब जो करंट, यानी कि पहले ही एक तो करंट कम होने लगा है, जो बचा कुचा करंट रह गया था वो क्या होगा, अब इस हाई रेजिस्टेंस से पास होगा, ठीक। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होने लगेगा तो करंट की वैल्यू और तेजी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देन क्या होगा, धीरे धीरे जब और तेजी से रिड्यूस होगी, अगर हम लोग क्या करते इसको यहीं रखते तो करंट हल्के हल्के रिड्यूस होता, पर क्योंकि स्प्रिंग के कारण प्लंगर पीछे हो गया है और अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आ गए हैं, तो अब करंट क्या होगा, और तेजी से रिड्यूस होगा। नाउ करंट अब और तेजी जब रिड्यूस होगा तो प्लंगर क्या होगा, ये जो होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये और वीक हो जाएगी, प्लंगर और पीछे चला जाएगा क्योंकि स्प्रिंग अब और ज्यादा डोमिनेट होगी, ठीक। जब और ज्यादा डोमिनेट होगी तो अब देखो इतना सारा रेजिस्टेंस जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। एक तो वैसी डीसी सप्लाई हमने बंद कर दी थी, जो बचा कुचा करंट जो हल्के हल्के जा रहा था वो अब और तेजी से नीचे जाने लगेगा जीरो की तरफ, ठीक। और धीरे धीरे ये प्लंगर मूव होते होते ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही ऑफ पे आएगा करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गई होगी या इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे आ जाए, ठीक। तो स्प्रिंग का काम क्या है, स्प्रिंग का काम ये है यहाँ पे कि जो तुम्हारा प्लंगर है उसे ऑफ पोजीशन पे ले आना अगर करंट की वैल्यू रिड्यूस होती है, यानी कि अगर डीसी सप्लाई तुम ऑफ करते हो, इन दैट केस जो तुम्हारा प्लंगर है वो अपनी पोजीशन पे ऑफ पोजीशन पे वापस आ जाए, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करो तो फ्रेश स्टार्ट कर सको। एक काम तो ये हो गया स्प्रिंग का। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज क्या चीज है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी इसको बड़े ध्यान से देखना, इसका ऑपरेशन समझते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को जरा समझते हैं ध्यान से, इसके अंदर वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट कहां से पिक्चर में आएगा, तो भैया उसका रीजन है, क्या आपको यहाँ पे इंडक्टर दिख रहा है, तो जी हाँ इंडक्टर दिख रहा है। और इंडक्टर कहाँ दिख रहा है, इंडक्टर दिख रहा है हमें ये होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडक्टर ही तो है। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ऑफ पोजीशन जब आपको मोटर बंद करनी थी और तुमने गलती से डीसी सप्लाई बंद ना करके तुमने क्या करा, इस ये जो कंट्रोल आर्म था इसे यहां से यहां मूव कर दिया, तब क्या होगा, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, तो देखो इंडक्टर की खास बात क्या होती है, जरा उसको जरा एक बार प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है। इंडक्टर यहाँ कैसे आ रहा है उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना। देखो इंडक्टर की खास बात क्या होती है, अगर इंडक्टर की बात करिए, ये क्या करता है, चेंज इन करंट, यानी कि चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो अगर तुम करंट को जितना चेंज करंट यानी डी आई बाई डी टी कह सकता हूँ, डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट को अपोज करता है, जितना ज्यादा तुम तेजी से करंट को चेंज करोगे उतना ज्यादा ही इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा वी, ठीक है। ये कौन सा होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक। ये बेसिक है इंडक्टर का। यानी कि अगर किसी इंडक्टर से पास होने वाली आई करंट मान लेते हैं 20 एम्पियर है और तुमने उसे क्या करा, 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर क्या करा, उस करंट को तुमने 2 एम्पियर कर दिया, तो देखो तुमने बहुत ज्यादा करंट चेंज करी बहुत कम टाइम में। तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ही हैवी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, जो वी आएगा वो इसके अक्रॉस बहुत हैवी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक। जबकि अगर बात करी जाए नॉर्मल केस में, अच्छा ये वोल्टेज कितना होगा इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, ये बताता हूँ, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि जो तुम्हारा वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डी आई बाई डी टी के, ठीक। ओके, तो इस केस में यानी कि अगर एक केस तुम्हारे पास ये हो गया फर्स्ट केस, इसके अंदर अगर वोल्टेज की बात की जाए, इस वोल्टेज की,
तो V1 मान लेते हैं और di/dt जो है वो मान लेते हैं हमने कितना लिया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। di कितना, चेंज इन करंट कितना हुआ है, तो भाई 18 एम्पेयर करंट चेंज हुआ है, 20 - 2 18 एम्पेयर का, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक। जबकि अगर एक दूसरे केस की बात करें, सेकंड केस में हमने सेम आई को, यानी कि ये 20 एम्पेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 20 एम्पेयर को हमने इसे 18 एम्पेयर में ही कन्वर्ट करा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक। तो इस केस में वोल्टेज कितना आएगा इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये V2 आएगा, वो कितना आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेंज इन करंट कितना है भाई, 2 एम्पेयर का, और टाइम कितना, 1 सेकंड, ठीक। तो देख सकते हो तुम यहाँ पे, यानी कि अगर आप हल्के हल्के करंट को चेंज करोगे ग्रेजुअली, तो देखो वोल्टेज क्या होगा, ग्रेजुअल वोल्टेज बनेगा। जबकि अगर तुमने करंट को एकदम से चेंज कर दिया तो देखो कितना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, ठीक। तो V जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है DI कितना करंट में चेंज करा है और कितनी देर में करा है। समझ में आ रही बात ये। तो क्योंकि हमने करंट में बहुत ज़्यादा चेंज करा होगा तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इतना एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि ये होती है इंडक्टर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो होती है इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसी से रिलेटेड है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्या दिक्कत हो जाएगी अगर तुमने एक स्टार्टर का DC बटन ऑफ करने की जगह कंट्रोल आर्म को ऑफ पोजीशन पे ले गए। इसके लिए हम लोग मतलब समझ रहे हैं ऐसा क्या दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया इंडक्टर का। दूसरा, स्पार्किंग कब होती है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर दो कॉन्टैक्ट हैं और इस पे क्या हुआ, आपका हाई वोल्टेज आ जाता है +V मान लेते हैं, और इस पे क्या होता है, इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस और एयर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। और जब भी एयर का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ क्या होती है, स्पार्किंग होती है। इसको हमने DC मशीन में बहुत अच्छे से देखा है, कम्यूटेटर में भी देखा है, ब्रश शिफ्टिंग में भी देखा है, हर जगह, ठीक। तो ये दो कहानी है, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, यानी कि जो ओवरऑल दोनों कहानी को और जोड़ दें, यहाँ जो सीखा और यहाँ सीखा, तो भाई देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने किसी इंडक्टर के अंदर चेंज होने वाला, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज द टच पॉइंट है, अगर आपने क्या करा, इसके अंदर का पास होने वाला जो करंट है I, उसे बहुत तेजी से रिड्यूस करा, तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा +V का, ठीक। और ये जो +V का जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा वो क्या करेगा, अगर मान लेते हैं कि सर्किल जो टर्मिनल है वो ओपन है, तो यहाँ पे स्पार्किंग करा देगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम इसको यहाँ समझते हैं, ठीक। इसको समझ लेते हैं कि इस केस में क्या होगा, अगर आप DC मशीन का स्टार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन इसको मैं एक क्लियर फिगर के तौर पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपने क्या करा है, अगर हमारा प्लंगर कहाँ है, पहले समझ लेते हैं। प्लंगर है तुम्हारा यहाँ पे था ऑन पोजीशन पे, ठीक है। और आपने क्या करा है, ऑन पोजीशन से एकदम से आपने इस प्लंगर को यहाँ मूव करके ले गए, प्लंगर को यहाँ मूव कर दिया और बंद करने के लिए, यानी कि तुम्हें DC मोटर चल रही थी, बहुत फर्स्ट क्लास चल रही थी भैया, ठीक है, फर्स्ट क्लास NR रेटेड RPM पे चल रही थी। अब तुम्हें DC सीरीज मोटर को एकदम से बंद करना है, तो जैसे तुम्हें एकदम से बंद करना है, तुमने क्या करा, DC सप्लाई कट ऑफ करने की जगह इस प्लंगर को ले गए यहाँ पे, यानी कि ऑफ पोजीशन पे ले आए, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तुम क्या करें, इसको मूव करके करके यहाँ पे ले आए। अब क्या होगा, तो देखो अब ऐसे केस में अगर इसकी बात करी जाए, यहाँ इस पर्टिकुलर कॉइल की, ठीक, होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, यही तो इंडक्टर है। तो देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, इसके अंदर सीधी सी बात है, पहले कितना करंट जा रहा था, I करंट जा रहा था, ठीक। अब मोटर है N रेटेड RPM पे, ठीक, तो यानी कि उसका बैक ईएमएफ भी होगा रेटेड लगभग जितना होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें पहले से मौजूद थी, ठीक। तुमने क्या करा, इसको जैसे ही तुम ऑफ पोजीशन पे लाओगे, तो अब जो सप्लाई का करंट है वो देखो यहाँ से पास होने लगेगा इन सारे रेजिस्टेंस के थ्रू। क्लियर हो रहा है। तो जब इन सारे रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा, तो अब पिक्चर में, यानी कि जब ऑन पोजीशन पे थी तो R एक्सटर्नल इक्वल टू 0 था, और ऑफ पे क्या था, R एक्सटर्नल इक्वल टू, मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ले लेते हैं, 100 है। तो जैसे ही तुम इसको ऑफ करके यहाँ पे लाओगे, यानी कि बिना ऑफ करे, बिना DC सप्लाई बंद करे, अगर तुम जो तुम्हारा ये है कंट्रोल आर्म, इसको ऑफ पोजीशन पे ले आओगे, तो एकदम से 100 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। तो I की वैल्यू इक्वल टू कितना होती है, VT माइनस का EB अपॉन में RA प्लस R एक्सटर्नल। तो एकदम से क्या होगा, R एक्सटर्नल 100 ओम का अप्लाई होगा, जैसे 100 ओम का अप्लाई होगा, I क्या होगा, एकदम से रिड्यूस होगा, सेम ये वाला केस, यानी कि 20 एम्पेयर से सीधे तुम 2 एम्पेयर की तरफ बढ़ जाओगे। क्यों, इतना कम क्यों होगा, क्योंकि देखो जब स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि इस पॉइंट पे, तो बैक ईएमएफ इक्वल टू 0 था, ठीक। तो IA की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, VT डिवाइड बाई RA प्लस R एक्सटर्नल थी, तब तो IA की वैल्यू उतनी ज्यादा रिड्यूस नहीं थी, क्योंकि VT 220 था। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे VT माइनस EB है, तो VT मान लेते हैं 220, और EB जो है वो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 215 ले लेते हैं, 215 वोल्ट। तो देखो केवल 5 वोल्ट ही डिफरेंस है, तो करंट वैसे ही 5 वोल्ट का डिफरेंस, और बाकी RA जो भी रहा होगा उतना था। लेकिन जैसे ही तुमने क्या करा, यहाँ पे इसी समय अगर तुम इसको ले आए, तो सोचो 5 वोल्ट डिवाइड बाई 0.2 प्लस 100 ओम का रेजिस्टेंस और लग गया। जैसे ही 100 ओम का लगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, एकदम से डाउनफॉल हुई, ठीक। अब जरा इसको मैं अगर मैथमेटिकली समझना है, इसको भी बता देता हूँ।
ठीक। फॉर एग्जांपल एट स्टार्टिंग केस में देखते हैं, हमने क्या करा था, 200 वोल्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी टी इक्वल टू 200 वोल्ट है, तो आई स्टार्टिंग कितना था भैया, 200 डिवाइड बाई 0.5 है, तो यानी कि इसको 100 ही ले लेते हैं अप्रॉक्स में। ठीक, आर ए की वैल्यू 0.01 ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 100 के अप्रॉक्स, तो तुम्हारा कितना है, 2 एम्पियर करंट आया। तो यानी कि ये करंट क्या था, कुछ खास नहीं था। लेकिन जब तुम एट रनिंग कंडीशन में जाओगे, रनिंग में, तो ऐसे केस में वी टी अगेन तुम्हारा कितना है, 200 है। लेकिन अब आई क्या होगा, आई इक्वल टू होगा वी टी माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए। ठीक है, आर ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो वी टी माइनस आर ए। ठीक, अब देखो वी टी कितना है, वी टी तुम्हारा 200 ही रहा, लेकिन बैक में कितना आ गया, 195 आ गया है डिवाइड बाई 1। ठीक, क्योंकि इसमें क्या था, आर एक्सटर्नल इक्वल टू 0 था, यहाँ पे 0 था आर एक्सटर्नल, और यहाँ पे ई बी इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कितना आ गया, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। ठीक, अब लेकिन तुमने क्या करा, तुमने एकदम से आपने इसको जो प्लंगर को जब हमने यहाँ पे मूव करा दिया ऑन से ऑफ पे, तो बहुत हैवी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया। अब कितना, 100 ओम हो गया, यानी कि यहाँ पे 100 आ गया। ठीक, और जैसे से 100 लाओगे तो 5 एम्पियर, यहाँ कितना करंट हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 100, यानी कि 0.05 एम्पियर। अब देखो कितना कम करंट, 0.05। तो करंट में चेंज कितना हुआ भाई, इंडक्टर के अक्रॉस जो होल्डिंग कॉइल थी, तो चेंज इन करंट कितना हुआ, डी आई। ठीक, तो 5 माइनस 0.05, समझ में आ रहा है कितना ज्यादा करंट चेंज हो गया, डिवाइड बाई डी टी। टाइम कितना लगा, टाइम लगा होगा 1 सेकंड का टाइम लिया आपने। तो देखो इतना हैवी करंट चेंज करा तुमने और 1 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा वी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये भी वोल्टेज जो इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो तुमने कॉइल यूज कर रखी है इसके अंदर, जो भी जहां पे भी इंडक्टिंग चीजें हैं, तो वहां पे क्या होगा, इतना जब हैवी कॉइल हैवी जब आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखो, एक तो तुम्हारी होल्ड ऑन जो ये होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये भी पिक्चर में काम करेगी, होल्ड ऑन ये भी आएगी, इसका भी इंडक्टेंस आ गया। प्लस सबसे बड़ी बात है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो तुमने लगा रखी थी, ये भी तो क्या है, इंडक्टिव भी तो है, ये भी इंडक्टिव है। तो देखो 2 इंडक्टर काम कर रहे हैं, एक तो होल्ड ऑन मैग्नेट का इलेक्ट्रो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस सीरीज का इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करेगा, इतना ज्यादा इनके अंदर जब तुम करंट का चेंज करोगे 5 एम्पियर से 0.005 एम्पियर, तो ऐसे केस में बहुत ही हैवी वोल्टेज आ जाएगा टर्मिनल के क्रॉस। ठीक, और जब इतना हैवी वोल्टेज आएगा, तो मैंने बताया था ये जो हैवी वोल्टेज होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्पार्किंग को जनरेट कर देगा। ये क्या करेगा, स्पार्किंग को इनिशिएट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या होगा, अगर इंडक्टिव पिक्चर में आएगा तो तुम्हारी क्या होगा, सारी की सारी जो वोल्टेज है वो इंड्यूस होके आ जाएगी इसके अक्रॉस, और यहाँ पे इस पूरे अंदर, क्योंकि तुमने क्या करा, प्लंगर यहाँ ले गए हो, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्किंग, तो तुम्हारी जो स्टार्टर है उसके अंदर स्पार्किंग होने लग जाएगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्पार्किंग होगी। रीजन क्या है, रीजन है कि एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में था, होल्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस डीसी सीरीज वाइंडिंग का जो इंडक्टिव इफेक्ट है। तुमने क्या करा, ऑन पोजीशन से प्लंगर को या कंट्रोल आर्म को जब ऑफ पे ले गए, तो तुमने एकदम से करंट की वैल्यू बहुत तेजी से रिड्यूस करी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब करंट की वैल्यू बहुत तेजी रिड्यूस करोगे, तो हमने इसमें देखा था, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि अगर इंडक्टर में बहुत तेजी से करंट चेंज होता है बहुत कम टाइम में, तो बहुत हैवी वोल्टेज आ जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था, जब इतना हैवी वोल्टेज आता है तो वहां पे स्पार्किंग के चांसेस होने लगते हैं। अगर आपका कनेक्शन लूज है या आपने सप्लाई ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे जब प्लंगर तुम्हारा ऑन से ऑफ की तरफ जाएगा, ठीक, और इसको ऑफ पोजीशन पे रखना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्किंग इनिशिएट हो जाएगी पिक्चर में। ठीक है, क्योंकि इतना हैवी वोल्टेज आ गया था, और बहुत चांसेस हैं स्पार्किंग तुम्हारी मोटर को बर्न आउट भी कर सकती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में जब भी आएगा तो स्पार्किंग आ जाएगी। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया था, आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे इसको ऑफ पोजीशन पे ले जाना है। सॉरी, इसको टच ही नहीं करना है, सॉरी आपको मैंने पहले ही बताया था, इसको टच नहीं करना है। ठीक, ये ऑटोमेटिक काम है। आपको करना क्या है, तुम्हें सिंपली सी जाके जो मोटर तुमने ऑन करी थी उसका बटन ऑफ कर देना है। यानी कि जिस भी बटन से मोटर आपने ऑफ करी है, आप जाइए उसके बटन को ऑफ कर दीजिए। जब आप इसके बटन को ऑफ करते हैं तो देखो स्पार्किंग क्यों नहीं होती, जब तुमने इसको यहाँ से सप्लाई से ऑफ कर दिया। अब अगर बात की जाए इस इंडक्टर की, प्लस सीरीज वाइंडिंग का जो इंडक्टर है, इसके दोनों के अंदर क्या होगा, करंट की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू होगी। ठीक है, पर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होगी। जैसे जैसे तुम करोगे, तो देखो ये जो तुम्हारा ये स्टार्टर का जो प्लंगर है, ये अपने आप पीछे आना शुरू होगा। ठीक, विद द इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग की वजह से धीरे धीरे अपने आप आना शुरू होगा। और ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिड्यूस करेगी। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए एक लाइन में, तो भैया चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये जो होगा चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टाइम, ये रिड्यूस हो जाएगा जब आप केवल सप्लाई ऑफ करेंगे। ठीक है, और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो जो स्पार्किंग के लिए वोल्टेज है वो बहुत कम होगा, तो वो स्पार्किंग नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए ये समझ में आ गया होगा। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि स्पार्किंग हो जाती है। अगर आपने प्लंगर से ऑफ करा मोटर को तो बहुत स्पार्किंग होगी, स्टार्टर जल जाएगा, हो सकता है मोटर भी बर्न आउट कर जाए। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आप जब मोटर को स्टार्ट करें, यानी कि अगर इसको कंक्लूड कर लूँ मैं, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, ठीक। तो आपने जब आपने ऑन करना है तो देखो ये डीसी सप्लाई दी होगी तुम्हें, डीसी सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे डीसी सप्लाई है, ये आपका स्टार्टर, ठीक, यहाँ इसका प्लंगर लगा हुआ है, ये ऑफ पोजीशन पे है, ये होगा तुम्हारा ऑन पोजीशन, ठीक है, और यहाँ से गई हुई है तुम्हारी डीसी मोटर सीरीज। अभी मैं 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? अब देखो क्या करना है आपको भैया, आपको जब पहला स्टेप यानी कि स्टार्टिंग में क्या करना है, डीसी सप्लाई को ऑन करना है, यहाँ से आप इसे ऑन करिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, स्टार्टर को ग्रेजुअली लाना है, ग्रेजुअली शिफ्ट करना है, कहाँ से, ऑफ से ऑन की तरफ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ऑफ से ऑन की तरफ ले जाना है, और मोटर जो तुम्हारी है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, काम चल जाएगा। जब ऑफ करना होगा तब का प्रोसेस समझ लो। ऑफ में क्या करना है, ऑफ में आपको क्या करना है, एक ही स्टेप करना है, क्या करना है, डीसी को ऑफ कर देना है, बस यही करना है। पहला स्टेप डीसी ऑफ कर दो, जैसे डीसी ऑफ करोगे अपने आप प्लंगर तुम्हारा क्या होगा, ऑन से ऑफ की तरफ आ जाएगा। समझ में आ रही बात ये, ठीक है। तो अपने आप ऑन से ऑफ की तरफ मूव कर जाएगा जब प्लंगर, जैसे ही तुम डीसी को ऑफ करोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी। इस लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद क्या रखना है, ऑफ टाइम में, ड्यूरिंग ऑफ करते समय आपको डोंट टच स्टार्टर, यानी कि स्टार्टर को टच नहीं करना है। स्टार्टर क्यों, क्योंकि स्पार्किंग हो जाएगी, जैसे कहते नहीं वो गब्बर आ जाएगा, वैसी स्पार्किंग हो जाएगी, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, अपना मैंने बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो, या हो सकता है कि कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।